कैश मैनेजमेंट। दोस्तों, आपके मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि मैं अपने कैश को कैसे मैनेज करूं। धंधा तो ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है, सब कुछ है, पर कैश कैसे मैनेज होता है। कैश मैनेजमेंट एक बिजनेस के लिए लाइफलाइन है। कैश नहीं है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि जो रेवेन्यू होता है, सेल्स होती है, वो आपका अहंकार है। प्रॉफिट जो होता है वो आपकी बुद्धिमानी है, और जो कैश फ्लो होता है वो असलियत है, रियलिटी है। तो बिजनेस जो है वो रियलिटी से चलेगा। हमें दोनों चीजों को मैनेज करना है, रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी मैनेज करना है, पर कैश फ्लो मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग टूल्स आपको बताऊंगा आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट के। अगर वो आपने ग्रिप में ले लिए तो आपकी सारी कैश मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, हमेशा मैं आपके साथ एक रेशियोज की बात करता हूं। जब हमने इन्वेंट्री के बारे में बात की थी तब भी मैंने रेशियो की बात की थी, जब मैंने अकाउंट्स रिसीवेबल की बात की थी तब भी मैंने रेशियो की बात की थी, और इसी तरह जब आज मैं कैश मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं फिर भी मैं रेशियो की ही बात करूंगा आपके साथ। कैश मैनेजमेंट के लिए हम दो रेशियो देखेंगे। पहले हम देखेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब होता है आपकी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स क्या होता है? करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो आपके एक साल के अंदर या तो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे या कंज्यूम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपकी इन्वेंट्री है, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है, और इसी में आ जाता है आपका कैश। और करंट लायबिलिटीज दूसरी तरफ क्या है? करंट लायबिलिटीज है कि इस साल में आपको किस किस को कितना पैसा चुकाना है। जैसे आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हो, जिस प्रकार से आपने सप्लायर से माल ले लिया पर उनको पैसा देना बाकी है, वो आपकी करंट लायबिलिटीज हो जाती हैं। तो करंट रेशियो क्या हुआ? करंट रेशियो हुआ करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें यह पता चलेगा कि जो हमारे पास करंट असेट्स पड़े हैं, क्या वो करंट लायबिलिटीज को चुकाने के लिए काफी हैं? अगर ये रेशियो 1 है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास इतने करंट असेट्स हैं जिनसे इमीडिएटली मैं करंट लायबिलिटीज को पे कर सकता हूं। अगर ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि मैं करंट लायबिलिटीज को पे भी कर दूंगा और फिर भी मेरे पास कुछ करंट असेट्स बच जाएंगे। और अगर ये करंट लायबिलिटीज से कम है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास इतना करंट एसेट नहीं है कि मैं इमीडिएटली करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकूं। दोस्तों, करंट लायबिलिटी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको अगले 1 साल के अंदर उसको रीपे करना है या सप्लायर को पैसा वापस करना है। इसीलिए कैश मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे, मैं उन्हीं एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वो एग्जांपल्स अब आपको पता चल गए हैं कि कौन सी इंडस्ट्री से हैं और वो क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो ये रही वो 6 कंपनीज जिसके बारे में हमेशा बात करता रहा हूं, और इनके मैंने करंट रेशियो और कैश रेशियो लिख दिया है। करंट रेशियो का मतलब आपको मैंने समझा दिया था। कैश रेशियो का मतलब है कि आपके पास कितना कैश है जिससे आप इमीडिएटली करंट लायबिलिटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। जितना कैश ज्यादा हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपको कुशन की तरह एक्ट करता है। पर कभी कभी कैश बहुत ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप प्रॉपरली कैश मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस में ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो आप सप्लायर्स का पैसा नहीं टाइम पे दे रहे हैं। तो यह हो सकता है आपके बिजनेस में आगे चल के बाधा बन सकती है। दोस्तों, इन कंपनीज में आप एग्जाम्पल देख रहे हैं डीमार्ट, वीमार्ट और आईटीसी का। ये तीनों कंपनीज का करंट रेशियो 1 से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि वो आराम से अपने करंट असेट्स को लिक्विडेट करके अपनी करंट लायबिलिटीज पे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे डीमार्ट का जो करंट रेशियो है वो 1.9 के आसपास है। मतलब अगर उसकी करंट लायबिलिटी 1 रुपया है तो उसके पास करंट असेट्स में 1 रुपए 90 पैसे पड़े हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। इसी प्रकार से वीमार्ट का 1.5 है और आईटीसी का करीबन 1.3 है। अब इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों कंपनीज जो है करंट रेशियो 1 से ज्यादा रखती हैं, मतलब ये आराम से अपने करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। पर अब आपका स्वाभाविक सवाल यह आएगा कि जो बाकी 3 कंपनीज हैं, विच इज मारुति, महिंद्रा एंड एचयूएल, ये तीनों तो 1 से कम है, तो दैट मीन्स इनके साथ प्रॉब्लम है क्या कि ये 1 से कम चल रही हैं? मतलब ये करंट असेट से अपनी करंट लायबिलिटीज को नहीं उतार सकती? जी नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। ये बड़ी कंपनीज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट पे चलती है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जहां करंट लायबिलिटी करंट असेट से ज्यादा हो जाता है, यानी कि इनमें इतनी सक्षमता है, इतनी क्षमता है कि ये सप्लायर के पैसे पे और कस्टमर के पैसे पे बिजनेस कर सकते हैं। तभी क्या होता है कि इनकी करंट लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है और करंट असेट थोड़ा कम हो जाता है।
आप इन कंपनीज का अगर कैश बैलेंस देखें तो आप देखेंगे इनके पास बहुत कंफर्टेबल कैश बैलेंसेस हैं। अगर इनको प्रॉब्लम होती तो इतना कैश बैलेंस ये मेंटेन नहीं कर पाते। तो सिर्फ ये चेक करना कि करंट रेशियो 1 से ज्यादा है काफी नहीं होता। आपको यह भी चेक करना होता है कौन सी कंपनी में क्या सक्षमता है कि वो वर्किंग कैपिटल को किस प्रकार से मैनेज कर रही है। कुछ कंपनीज में क्योंकि सक्षमता होती है तो वो सप्लायर के और कस्टमर के पैसे से अपने बिजनेस को आराम से चला सकते हैं। तो ये उदाहरण आपको मैंने दिए जिससे आपको समझ आएगा कि करंट एसेट को कैसे मैनेज करते हैं और कैश में उसका कितना रोल होता है। दोस्तों 4 प्रिंसिपल्स दूंगा मैं आपको कैश मैनेजमेंट के। पहला प्रिंसिपल है कि कैश पेमेंट्स को या किसी भी प्रकार की पेमेंट्स को स्पेसिफिक डेज पे कीजिए। यानी कि हफ्ते में समझिए 2 दिन तय कर लीजिए कि वेडनेसडे और फ्राइडे का ही आप चेक काटेंगे। उससे क्या होता है, आप हफ्ते भर सिर्फ ये स्ट्रगल नहीं करते रहेंगे कि आज मेरे को पेमेंट करनी है, आज मेरे को पेमेंट करनी है, आज मेरे को पेमेंट करनी है। और वेंडर्स को ये पता होगा कि या तो हमें वेडनेसडे को चेक मिलेगा या हमें सैटरडे को चेक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये 2 दिन तय करे हैं तो इससे आप बहुत बड़ा ऑर्डर अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपको पता होगा कि वेडनेसडे को मेरे अकाउंट से कितना पैसा जाने वाला है। इससे आपको पता होगा कि मैं हफ्ते में 2 ही दिन पेमेंट कर रहा हूं। इससे आपके वेंडर्स को पता होगा कि यार यही 2 दिन हमारे को इस कंपनी से पैसा मिलने वाला है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट करना। ये जो पूरा दिन आप ये मैनेज करते हैं, अभी इसको पैसा दे दो, अभी इसको पैसा दे दो, अभी इसको पैसा दे दो, ये सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी। आप चेक चाहे पहले दे दीजिए, सोमवार को दे दीजिए, पर चेक हमेशा या तो बुधवार का होगा या शनिवार का होगा। इफ यू सिलेक्ट दीज 2 डेज एज योर पेमेंट डेज। अगर आप ये 2 दिन सिलेक्ट करते हैं अपने पेमेंट डेज के लिए तो आप उसमें उसी 2 दिन के लिए चेक लिखें। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि नेचर ऑफ कैश को समझे। नेचर ऑफ कैश क्या है, आपको यह पता होना चाहिए ये जो पैसा आया है ये रेवेन्यू है या लायबिलिटी है। अगर तो ये पैसा माल बेच के आया है कि आपने माल दे दिया, आपको पैसे मिल गए, तो ये आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट है। पर अगर आपने पैसा एडवांस में लिया है और आपको अभी सर्विस देनी बाकी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो कैश है ये रेवेन्यू नहीं है, ये मेरे ऊपर एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ कैश फ्लो क्या है, क्या ये मेरे लिए रेवेन्यू है या मेरे लिए लायबिलिटी है। काफी लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी खड़ी करके उससे पैसे से एंजॉय करने लग जाते हैं। क्या करेंगे, लोन ले लेंगे और लोन लेके फिर कोई ना कोई गाड़ी ले लेंगे या कोई ना कोई मकान ले लेंगे। तो जब आप लोन लेके गाड़ी या मकान लेते हैं, बिजनेस की बात कर रहा हूं, आपने एक लायबिलिटी को एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी तरफ से 2 प्रेशर हो जाएंगे। एक तो आपको लायबिलिटी पे ऑफ करनी है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको कोई रिटर्न नहीं देगा। तो नेचर ऑफ कैश फ्लो को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है कि आपको प्रोजेक्शंस करने बहुत जरूरी है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अगले 3 महीने मेरा कैश फ्लो कैसा दिखेगा, कितना मुझे रेवेन्यू आएगा, कितना मेरे को आउटफ्लो करना है। अब इसके कई बेनिफिट्स होते हैं अगर आप प्रोजेक्शन करें अपने कैश फ्लोज की। दोस्तों पहली चीज तो यह पता चलती है कैश फ्लो प्रोजेक्ट करने से कि आपको कैश की कब कब आवश्यकता लगने वाली है, कब कब आपको रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस में कैश फ्लो की। अच्छा, दूसरी चीज यह भी पता चल सकती है कि अगर आपके पास एक्सेस कैश अवेलेबल है तो आप उसको कब कब यूटिलाइज कर सकते हो। तीसरी चीज यह पता चल सकती है कि अगर आपके पास कैश फ्लो बिल्कुल भी नहीं है और कैश आपको चाहिए तो आप प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे सस्ता डेट रेज कर सकते हो। चौथी चीज, अगर आपके पास सरप्लस इन्वेस्टमेंट पड़ा है, सरप्लस कैश पड़ा है, तो उसको प्रॉपरली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि अगले 3 महीने के लिए मुझे कैश की कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो आप उसको इन्वेस्ट करके उस पे से रिटर्न कमा सकते हो। पांचवी चीज है, आपको जब पता होगा आपके पास कैश फ्लो प्रॉपरली मेंटेन्ड है और आप सप्लायर से अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो और उससे अपना प्राइस कम करा सकते हो। उसको ये बोल सकते हो, देख मैं तेरे को अभी के अभी पैसा दे दूंगा, पर जो तू प्राइस बोल रहा है मैं उस पे नहीं खरीदूंगा, मैं तेरे को 5% कम दूंगा, 10% कम दूंगा। तो जब एक सप्लायर को पता चलता है उसको इमीडिएटली पैसा मिलने वाला है तो वो आपको अच्छा डिस्काउंट दे सकता है। जब आप अवेलेबल कैश फ्लो से डिस्काउंट लोगे अपने रॉ मटेरियल में तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और छठा बेनिफिट है कि जब भी आप प्रॉपरली अपने कैश फ्लोज को मैनेज करते हैं, चाहे आपको किसी ने लोन दिया हो या चाहे आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया हो, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये बिजनेसमैन जो है ये प्लान करके बिजनेस करता है, आर्बिट्रली बिजनेस नहीं करता कि सुबह पता चल रहा है कि मेरे पास तो कैश फ्लो है ही नहीं और मैं बिजनेस कर नहीं पा रहा हूं। ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टर्स और लेंडर्स जो लोन देते हैं और जो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, इक्विटी देते हैं, वो भी बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये 6 फायदे हैं अगर आप अपने बिजनेस को प्लान करके चले, अगर आप अपने कैश फ्लोज को फोरकास्ट करके चले। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है
कि आपको कैश मैनेजमेंट में रोज आपके डेली क्लोजिंग बैलेंस का पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आज मेरे बिजनेस अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, 2 लाख रुपए पड़ा है, 50,000 रुपए पड़ा है या 10 करोड़ रुपए पड़ा है। जिस भी प्रकार का आपका बिजनेस है, आपको यह पता होना चाहिए कि डे एंड पे मेरे पास इस तरह का कैश बैलेंस पड़ा है। तो ये 4 चीजें हैं जो कैश मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से आपको बहुत ही फायदा देंगी। दोस्तों, ये तो हो गई कैश मैनेजमेंट की बातें। हमने पता कर लिया कि किस तरह से आपको कैश को मैनेज करना है, कौन सा रेशियो चेक करना है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया। बट व्हाट इफ अगर कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ चुकी है तो कैश क्रंच, हम कहते हैं ना भाई कैश क्रंच हो गया, उसको कैसे मैनेज करना है। उसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स दूंगा जिससे आप अपने कैश क्रंच से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। तो ये हैं कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप है आप बार्टर कीजिए। बार्टर का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में होता था कि आप 2 वेंडर होते थे, एक एप्पल बेचता था, एक आलू बेचता था। तो एप्पल वाला आलू वाले को एप्पल देता था और आलू वाला एप्पल वाले को आलू दे देता था। जी हां, जो सामान जिसके पास है वो दूसरे के साथ उसको ट्रेड कर लेता था। उसको हम बार्टर कहते थे क्योंकि तब करेंसी नहीं होती थी। इसी प्रकार से जब आपके पास करेंसी नहीं है तो आप बार्टर कीजिए। हां, आप बार्टर कीजिए। आपके पास जो भी चीजें हैं अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को वो दे दीजिए, जिससे वो अपने पैसे आपसे रिकवर कर सके और आपका कैश फ्लो बाहर ना जाए। दूसरी चीज है रिड्यूस ओवरहेड्स। जी हां, ये तो हमें बड़े बुजुर्ग सिखा के गए हैं कि हमेशा खर्चा कम से कम रखिए, मिनिमल रखिए, इतना रखिए जितना बिजनेस को चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जहां पे आप अपने एक्सपेंसेस देखिए, डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस को मॉनिटर कीजिए और अपने ओवरहेड्स को रिड्यूस कर लीजिए। तीसरी चीज है कन्वर्ट केपेक्स टू ओपेक्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप जब खरीदने जाएं उससे पहले यह सोचे कि मुझे ये आज खरीदनी है, क्या मेरे ये बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज है। बिकॉज जब आप कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कार खरीदनी है कंपनी के लिए, तो आप कार खरीदेंगे तो आपके 10-12 लाख रुपए अपफ्रंट लग जाएंगे। पर यही कार अगर आप लीज करा लेंगे, अगर आप रेंट पे ले लेंगे, तो हो सकता है आपका महीने का 10-15 हजार का खर्चा हो। कभी कभी कैश फ्लो को बचाने के लिए आप केपेक्स की जगह ओपेक्स कीजिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कीजिए, क्योंकि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आप अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट से दे पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, जिस वजह से आप पे इंटरेस्ट की मार पड़ सकती है। दोस्तों, चौथी चीज है और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूज रिफर्बिश्ड आइटम्स। इसका मतलब क्या है? आजकल आप देखते हैं आपके कंपनी में लैपटॉप की बहुत आवश्यकता होती है, कुछ लोगों को आपको फोन देना पड़ता है, बहुत कुछ आपके एम्प्लॉइज को आपको देना पड़ता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज आप नहीं खरीदे। फॉर एग्जाम्पल कोई लैपटॉप जो मार्केट में 30 से 40 हजार रुपए का मिल रहा होगा, अगर वही लैपटॉप आप रिफर्बिश लेते हैं, रिफर्बिश्ड का मतलब है कि वो यूज्ड हैं पर उनको कुछ कंपनीज लेके खरीद के प्रॉपरली ठीक करके उस पर वारंटी के साथ आपको देती हैं। तो वही लैपटॉप जो आपको 30 से 40 हजार रुपए का पड़ता है, हो सकता है आपको 12 से 15 हजार के बीच में पड़ जाए। तो प्रति लैपटॉप आप करीबन 20 हजार रुपए बचा सकते हैं। अगर आपको कंपनी में 50 लैपटॉप चाहिए तो आपका मोटा मोटी 10 लाख रुपया बच सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने केपेक्स को और कम कर सकते हैं, फिर भी जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगी। तो डू यूज रिफर्बिश्ड आइटम्स। 5वां पॉइंट है दोस्तों, आउटसोर्स। जी हां, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं कि मैं तो खुद ही बना लूंगा। जैसे आप ऐप बनाना चाहते हैं कंपनी के लिए, कभी कभी आप सोचते हैं मैं खुद ही ऐप का वेंडर हायर कर लेता हूं, मैं अपने यहां एम्प्लॉइज रख लेता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐप आपके बिजनेस के लिए सिर्फ एक सहायक है और मेन प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग रखेंगे तो आपको उनकी फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी, उनके आपको रेंट्स देने पड़ेंगे, उनके ऑपरेशनल कॉस्ट्स लगेंगी, उनकी सैलरीज लगेंगी, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे फिर भी आपकी कॉस्ट लगेगी। हो सकता है आप जानते ही ना हो उनसे क्या काम करवाना हो। इससे अच्छा है कि आप उस पर्टिकुलर काम को आउटसोर्स कर दीजिए थर्ड पार्टी वेंडर को और उससे वो काम करा लीजिए। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और आपका कैश फ्लो मंथली बेसिस पे आराम से जाएगा। जब जब आपका काम पूरा होगा आपको पैसे देने होंगे, आउटकम रिलेटेड आपका एक्सपेंस होगा, इसलिए आपका कैश फ्लो बेटर मैनेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्रिएट ऑडिट सिस्टम्स। ये बहुत जरूरी है। काफी लोग इस बात का बुरा मान जाते हैं कंपनी में। वो कहते हैं आपको हम पे भरोसा नहीं है, हम तो इतने सालों से आपके लिए काम करते हैं, हम थोड़ी चोरी करेंगे आपके बिजनेस में। सेठ जी, हम तो आपके साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आपको कोई ना कोई बहाना देंगे। पर आपको उनको यह समझाना है कि ये ऑडिट इसीलिए नहीं रखा जा रहा कि उन पे भरोसा नहीं है। ये ऑडिट इसलिए रखा जा रहा है कि कहीं गलती से कोई लीकेज हो रही हो, कहीं गलती से कोई कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऑडिट में वो बात पकड़ी जाए। और पकड़ी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने अकाउंटेंट को डांटना है या अपने फाइनेंस पर्सन को डांटना है। आप उनको इंप्रूव करने के लिए बोले और वो अपने आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्रिएट रेनी डे फंड। रेनी डे क्या है? बिजनेस में बरसात आ गई। बरसात आ गई मतलब कोई ऐसा मौसम आ गया जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, बिजनेस में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई हो,
तो इसके लिए आपको छोटा सा एक फंड रिजर्व तैयार रखना चाहिए, जिसको आप कभी भी नॉर्मल बिजनेस में यूज नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है महिलाएं हमेशा कुछ ना कुछ सेविंग करती है, बच्चे अपने गुल्लक में पैसा डालते हैं, उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन को भी एक छोटा सा गुल्लक बनाना चाहिए जिसमें वो थोड़ा थोड़ा फंड डालता रहे, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो वो उस फंड में से पैसा निकाल सके। पर वैसे नॉर्मल बिजनेस में उसको वो फंड नहीं यूज करने चाहिए, उसको वो फंड भूल जाने चाहिए कि वो उसके पास इवन पड़े हैं अकाउंट में। तो दोस्तों ये मेरे पॉइंट्स थे कुछ कि जिसमें आप कैश क्रंच में से वापस बाहर आ सकते हैं। अगर आप कोई कैश क्रंच में फंस गए तो ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप आराम से कैश क्रंच में से बाहर आ सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट है कि कैश क्रंच हमने डिस्कस कर लिया, कैश मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया। कभी कभी बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उस बैंक बैलेंस के साथ क्या करें? देखिए ये कैश जो है ये बिजनेस के रोटेशन के लिए है, तो इससे किसी भी प्रकार का सट्टा ना खेले, इससे किसी भी प्रकार की इक्विटी की इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे किसी भी प्रकार की ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जो कभी भी जीरो हो सकती है। आप इसको सेफ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, जहां आपको औसतन 6.5 से लेकर 8.5% के बीच में रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप अब बिजनेस को फोरकास्ट करेंगे, कैश फ्लोज को फोरकास्ट करेंगे, तो आपको पता होगा कि अगले 3 महीने मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो उस हिसाब से आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये सारे फ्रेमवर्क्स देख लिए कि किस प्रकार से आपको कैश को मैनेज करना है, कैश के क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैश को कैसे कैश क्रंच से बाहर आया जाता है, कैश को कैसे मैनेज किया जाता है और एक्सेस कैश को कैसे पार्क किया जाता है। दोस्तों कैश को हमेशा स्ट्रांग रखें, बैलेंस शीट कैश से बहुत स्ट्रांग होती है। कैश आते ही एक बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे पास इतना कैश फ्लो पड़ा है, मैं किसी भी प्रकार का बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। तो ये मेरी आपको हिदायत होगी, सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा। अब आपको अपनी बैलेंस शीट पे वापस जाना है और हर बार ये देखना है कि मैं किस तरह से ये सारे पॉइंट्स को अपनी बैलेंस शीट में उतार सकता हूं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस कोर्स को देखने के लिए आपका बहुत